बीएसपी हो, सपा हो, इनके अलग अलग स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है। ये अलग अलग स्टेट्स में इनके शाखाएं हैं, इनके कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। नेशनल लेवल की पार्टियों ने अगर ये बयान जारी कर दिया कि जब तक ईवीएम है, चलो ईवीएम है आप मानते हो, तो ईवीएम के साथ पर्ची की गिनती जब तक नहीं होती, दो ऑप्शंस है, एक तो पर्ची की गिनती करवाओ, अगर पर्ची की गिनती नहीं कर रहे हो तो फिर ईवीएम हटाकर सिर्फ पर्ची के ऊपर ही ये वोटिंग सिस्टम लागू किया जाए। इलेक्शन कमीशन कहता है, कलेक्टर कहता है कि पर्ची गिनती में समय लग जाता है। अरे आपको सही निर्णय चाहिए या जल्दी निर्णय चाहिए? जल्दी निर्णय के बदले में हम सही निर्णय को ठुकरा रहे हैं। 2013 में ही ये जजमेंट दे दिया था कि ईवीएम मशीन में पर्ची लगाई जाएगी और उसकी गिनती होगी। पर्ची तो लगा रहे हैं, गिनती कहां कर रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के भी इस आदेश का उल्लंघन हो रहा है, तो क्यों ना देश के लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फॉलो किया जाए, इसके लिए रास्तों पर आए। हम कोई गैर कानूनी मांग नहीं कर रहे, हम वही मांग कर रहे हैं जो गाइडलाइन बन चुकी है। हम सिर्फ गाइडलाइन के ऊपर उंगली रखना चाहते हैं कि ये गाइडलाइन है, इसे फॉलो क्यों नहीं करता कलेक्टर? इस गाइडलाइन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों फॉलो नहीं कर रहा? हम कोई नई मांग नहीं करना चाहते। और अगर तुम इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते, सारे के सारे ऑपोजिशन पार्टियों ने इलेक्शन प्रक्रिया पर बहिष्कार डाल दो। इलेक्शन प्रक्रिया पर जब तक बहिष्कार नहीं डालोगे, ऐसे ही इलेक्शन में खड़े रहोगे, ऐसे ही खर्चा करोगे, ऐसे ही लोगों को खड़ा करके उनका प्रचार करोगे, हेलीकॉप्टर लाओगे, धूल मिट्टी उड़वाओगे और रिजल्ट जीरो। और जीरो भी नहीं, ऐसी हालत आप लोगों की कर देंगे कि संसद में, असेंबलीज में होने के बावजूद भी आप लोगों का कोई मोल नहीं होगा। आप लोगों को आवाज उठाने की ऑथोरिटी नहीं होगी, आप लोगों के विचारों का कोई वहां पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा। विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। कल इसी समय पर मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने कहा था कि मेरा पेज आज यानी नवंबर 12, 2020 को डिलीट करने जा रहे हैं। और ये ईमेल मुझे 2 दिन पहले प्राप्त हुआ था जब मैंने ये वीडियो बनाकर, आखिरी वीडियो बनाकर मैंने लोगों तक, आप लोगों तक ये जानकारी देने की कोशिश की कि कल से शायद मैं आप लोगों के बीच फेसबुक पेज के माध्यम से ना आ सकूं। मेरा ये वीडियो देखने के बाद जितने भी आईटी प्रोफेशनल्स हैं भारत में, भारत के बाहर, मुझे व्हाट्सएप पे कई सारे मैसेजेस आए, मुझे कई सारे फोन आए, और जो हमारे दोस्त आईटी में काम कर रहे हैं उन्होंने कल रात 2-3 बजे तक बैठकर जितने भी मेरे वीडियोस है, जितने भी मेरी पोस्ट है, उसको माइन्यूटली पढ़ा, उसको माइन्यूटली उन्होंने देखा, और कौन सा वीडियो क्या वायलेशन कर रहा है वो उन्होंने देखा। इतने सारी नोटिफिकेशंस मुझे आती है, कितने सारे तो मैसेज मुझे आते हैं, मैं सबको रिप्लाई तक नहीं कर पाता। इतने सारे नोटिफिकेशन, एक दिन में मुझे इतने सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, तो ये सारे नोटिफिकेशंस देख पाना नामुमकिन हो जाता है मेरे लिए। तब ये सारे नोटिफिकेशंस 5 से 6 घंटे बैठकर उन्होंने एक एक नोटिफिकेशन पढ़ा। फेसबुक ने जस्टिफिकेशन मांगा था, वो जस्टिफिकेशन हमारी टीम ने, हमारे लोगों ने वो फेसबुक को दिया, और आज मेरा ये पेज डिलीट नहीं हो रहा है। तो ये जानकारी देने के लिए मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं कि हमारा पेज अब सिक्योर है। मेरे जितने भी आईटी प्रोफेशनल्स जिन्होंने मुझे कॉल करके, फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये बात बताई कि सर आपका फेसबुक पेज जो है ये आज जिस स्थिति में पहुंचा हुआ है, 2.5-3 लाख इसको लाइक्स है, 4.5-5 लाख इसके सब्सक्राइबर्स है, और इसके व्यूअर्स, ये तो लाइक्स और सब्सक्राइबर्स है, लेकिन व्यूअर्स जो अलग अलग पोस्ट शेयर करते हैं और जो इसे पोस्ट को देखा जाता है, ये 65 लाख व्यूज इसके है। एक दिन में 65 लाख लोगों तक मेरी ये पोस्ट जाती है। तो ऐसे पेज को डिलीट करवाना ये बहुत हानिकारक होगा, और इस पेज को किसी भी तरह से बचाना चाहिए। इसलिए हमारी ये टीम मदद कर रही थी, काम कर रहे थे, सभी लोग इसमें मुझे मदद कर रहे थे, गाइड कर रहे थे। तो आज हमारा ये पेज बचा हुआ है। तो चलिए, पेज तो बच गया। इस माध्यम से मैं आज आप लोगों के समक्ष वापस जो मेरी बातें हैं, अलग अलग सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक,
गतिविधियों के ऊपर जो हमारी मेरे विचार है, मैं आप लोगों के सामने हमेशा अब रख पाऊंगा। हमेशा तो नहीं, जब तक चल रहा है तब तक तो मैं आप लोगों तक ये सारी विचार पहुंचा पाऊंगा। तो आज मैं ये विचार आप लोगों के सामने ला रहा हूं बिहार इलेक्शंस के। देखिए, मेरी मुलाकात तेजस्वी जी से हुई है, अखिलेश जी से हुई है, जितने भी ऑपोजिशन पार्टी के लोग हैं, हम लोगों ने 2 सालों से इन सभी ऑपोजिशन पार्टी के लोगों को मिला हूं। और मैंने कभी कोई फोटो शेयर नहीं की कि आज मैं इनसे मिला, कल मैं उनसे मिला, उनसे मिला। हमें वो काम भी नहीं करना। ये बात मैं आज आप लोगों को डिस्क्लोज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो हमने इनसे विनती की थी, उस विनती को ये कहीं ना कहीं साइड ट्रैक कर रहे हैं और फिर से उसी में वो उलझ कर रह जा रहे हैं। हमने तेजस्वी जी से कहा था, जब उनके पिता भी बाहर थे और एक क्या कहते हो आप, इफ्तार पार्टी में हमें बुलाया गया था, जब लालू जी भी वहां थे और लालू जी और नीतीश जी का गठबंधन था, वो अलग टेबल पे बैठे हुए थे। हम तेजस्वी जी से चर्चा कर रहे थे, तब हमने उनको बताया था कि ईवीएम इस तरह से ईवीएम में गड़बड़ी की जाती है और हमने उनको प्रात्यक्षिक करके बताया था। पूरे वर्ल्ड का डेटा हमने उनके सामने रखा कि किसी भी प्रगत देश में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमारे ओर से यह बात रखने के बजाय अगर आप ये बात रखते हो तो उसे ज्यादा वेटेज मिलेगा, क्योंकि आप सत्ता में हो, आप एक स्टेट में आपका राज चलता है, आपकी होल्ड है, शासन प्रशासन में आप हो, तो आप ये बात वहां रखो। उन्होंने हमारी सारी बातें सुनी। अखिलेश जी से भी मेरी ये बात हुई है, उनके घर पर मेरी ये चर्चा हुई है ईवीएम के संदर्भ में। लेकिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम उन्हें ये सजेशन देने के बावजूद भी वो उसी ट्रैप में फंस जाते हैं जिस ट्रैप को बिछाया गया है। और बीजेपी और कांग्रेस ये चाहती है कि आप इसी ट्रैप में आकर फंस जाओ। देखो, ईवीएम का जो गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी या ये ईवीएम मशीन लाई ही कांग्रेस ने है। और हम देखते हैं कि कांग्रेस सत्ता से बाहर निकल रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इसका इफेक्ट महसूस कर रही है। कांग्रेस को इसका कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आज जो पॉलिसीज देश में बनाई जा रही है, ये वही पॉलिसीज है जो कांग्रेस एक समय में इस देश में इंट्रोड्यूस कर रही थी। एफडीआई का बिल लाया गया था कांग्रेस द्वारा, वो लागू किया बीजेपी ने। ये सारा जो भी इस देश में पॉलिसीज बनाई जा रही है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की पॉलिसीज है। इसलिए कांग्रेस को ईवीएम में अपने वोट नहीं भी मिले, तब भी पॉलिसी संसद में उन्हीं की बनाई जा रही है। और इसलिए हमने जितने भी विपक्ष के नेता हैं, इन लोगों को एक होने की मांग की थी कि आप लोग एक होकर लड़ो। आप लोगों के पर्सनल एजेंडा कुछ भी हो, बीएसपी हो, यहां पर सपा हो, ये सब लोग एक होकर आप लोगों को लड़ना होगा, क्योंकि आप जिसके सामने लड़ रहे हो वो फैसिज्म को इस देश में लागू करना चाहता है। आप लोग अपने अपनी पार्टियों को बचाने के चक्कर में लगे हो, अपने अपने वोटों को बचाने के चक्कर में लगे हो, सीटों के बचाने के चक्कर में लगे हो, लेकिन इस देश का पूरा लोकतंत्र ही खतरे में है। अब हमको अपनी सीटों को बचाने के बजाय लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आना होगा, क्योंकि जब तक लोकतंत्र इस देश में है तब तक आपकी सीटें सुरक्षित है। अभी फिलहाल इस विश्व का सबसे बड़ा इलेक्शन हुआ। इस विश्व में, सिर्फ भारत में ही नहीं, इस विश्व में सबसे ज्यादा पावरफुल जो है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड स्टेट्स के इलेक्शंस में आज भी पर्ची से, कागज के ऊपर वोट डाले जाते हैं। सोचिए, इतना प्रगत देश और इतना बड़ा देश, इतना बड़ा खंड, आज वो अपने देशों में पर्ची के माध्यम से इलेक्शन करवाता है। और भारत जो टेक्नोलॉजी में सबसे पिछले पायदान पर है, वो देश ईवीएम का इस्तेमाल कर रहा है। तो हम ये मांग क्यों नहीं उठाते कि ईवीएम को इस देश से बैन करवाना चाहिए? हमने ये मांग उठाई, बल्कि जब मैंने यूनाइटेड नेशंस में ये प्रोटोकॉल, ये जो सारा पिटीशन हमने जब डाला, तब हमारे ही कुछ लोग आगे आकर इसका विरोध कर रहे थे। मैंने उस समय यह कहा था कि हमने ईवीएम के खिलाफ पिटीशन इंटरनेशनल कोर्ट में डाली है।
इसका विपर्यास भारत के लोगों ने क्या किया कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यह केस बनता ही नहीं। अरे भारत के बाहर अगर पाकिस्तान के कोर्ट में भी अगर कोई बात डलती है तो भारत के हिसाब से वो इंटरनेशनल कोर्ट में चली गई है, और हम तो यूनाइटेड स्टेट्स के कोर्ट में डाल रहे थे। और ऐसा प्लेटफॉर्म जो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल सेफगार्ड्स को, पॉलिटिकल राइट्स को सेफगार्ड्स करने के लिए बनाया गया है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पर जब हमने ये पिटीशन डाली, 45 पेज की ये पिटीशन है, ये 45 पेज का ये एप्लीकेशन है, हमें वहां पर बताया गया था कि इंडिविजुअल एप्लीकेशन को वो नहीं लेते, इसलिए हमने गूगल ड्राइव पर ये एप्लीकेशन रखी और लोगों को बताया कि यहां से डाउनलोड करके अपना अपना नाम और एड्रेस भर के इस यूसीएचसीआर के ईमेल पर आप लोगों को भेजना है। लाखों लोगों ने उसे भेजा। हमें उसी समय ये गारंटी दी गई थी कि यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2020 में आपके एप्लीकेशन को टेबल पर रखा जाएगा। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से यूएनजीए 2020 ये इस तरह से मोबाइल पर और टीवी पर लिया गया, एक एक के बाइट्स, अपने अपने बाइट्स वहां पर भेजे गए और इस तरह से यूएनजीए हुआ। पर्सनली आमने सामने किसी भी देश के प्रतिनिधि वहां पर यूएनजीए में शामिल नहीं हुए, और ये जो पिटीशन है ये कहीं ना कहीं दब गया। ये कोरोना वायरस भी इसी षड्यंत्र का एक भाग है। लेकिन आज हम लोगों को फिर से एक उम्मीद मिली है। देखिए, आप लोगों को लगता होगा कि ट्रंप उस समय बैठा हुआ था तो हमको कैसे न्याय मिलता। मैं जिस प्लेटफॉर्म पर ये सारी बातें रखकर आया हूं, उस प्लेटफॉर्म ने ट्रंप को भी नहीं छोड़ा था। यूएससीआईआरएफ ने जब ट्रंप यहां पर जनवरी महीने में आए थे और फिर से जब वो अपने हेडक्वार्टर पे गए, यूनाइटेड स्टेट्स में गए, तब यूएससीआईआरएफ ने उन्हें भी फटकार लगाई थी कि भारत में रिलीजियस इस तरह से धार्मिक जब इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर आपने एक भी शब्द क्यों नहीं कहा। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यूएस प्रेसिडेंट को भी नहीं छोड़ता। तो यहां से हमें उम्मीद थी, लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से हमारा ये पिटीशन कहीं ना कहीं गुम हो गया। तो कम से कम हम भारत के लोगों से और खास करके जितने भी ऑपोजिशन में बैठे हुए नॉन बीजेपी और नॉन कांग्रेस के लोगों से हम ये बात कर सकते हैं, ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये मुद्दा आपको ये टॉप प्रायोरिटी में उठाना चाहिए। हेलीकॉप्टर आप लोगों ने उड़ाए हैं, इतने लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा की है, इतने लोगों तक आप लोगों ने अपना प्रचार किया, क्या हुआ रिजल्ट? फाइनल आउटपुट क्या है? करोड़ों रुपए आप लोग उसको जला रहे हो, करोड़ों लोगों की भावनाओं को दुखा रहे हो, उनकी ह्यूमन रिसोर्सेस को वेस्ट कर रहे हो, अपने समय को वेस्ट कर रहे हो, अपने एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। इतनी ताकत भी नहीं, इससे 1/4 भी ताकत आप ईवीएम को हटाने में अगर लगा देते हो तो आपके सच्चे प्रतिनिधि संसद में बैठ सकते हैं, असेंबलीज में बैठ सकते हैं। इतनी ताकत भी वेस्ट नहीं करनी है। एक हेलीकॉप्टर के राउंड को आपको 50 लाख रुपए देने पड़ते हैं 1 घंटे के लिए। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक आप लोगों को सिर्फ हेलीकॉप्टर के उस चक्कर के लिए डालने पड़ते हैं। 50 लाख 1 करोड़ रुपए ये आधे घंटे के लिए डालने के बजाय यही रिसोर्सेस अगर उस ईवीएम को हटाने के लिए लगाते हो तो सही मायने में आप जो खर्चा कर रहे हो इलेक्शंस में वो काम में आएगा। वरना कितना भी खर्चा कर लो, अब यूपी के इलेक्शंस आएंगे, अब वेस्ट बंगाल की इलेक्शंस आएंगे और फिर से आप लोग लग जाओगे, काम पर लग जाओगे। एक भी नॉमिनेशन तब तक फाइल मत करो जब तक ईवीएम इस देश में है। बीएसपी के हेड को मैं बताना चाहूंगा, सपा के हेड को बताना चाहूंगा, वहां पर तृणमूल कांग्रेस के हेड को बताना चाहूंगा कि अगर सही में आप इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हो तो एक भी फाइल नॉमिनेशन नहीं होना चाहिए। और नॉमिनेशन फाइल करके मतलब क्या है? आपके लोग तो चुनकर आने नहीं दिए जाएंगे। जब आपके लोग चुनकर आने ही नहीं वाले हैं तो नॉमिनेशन क्यों फाइल करना है? कम से कम आप ये बात बता सकते हो कि जब तक ईवीएम है हम एक भी कैंडिडेट, और ये कौन कह रहा है? छोटी मोटी पार्टियां नहीं, इस देश की
ऑपोजिशन की पार्टियां ये कह रही है कि हम एक भी नॉमिनेशन फाइल नहीं करेंगे, एक भी उम्मीदवार का पर्चा नहीं भरेंगे। जब ये मूवमेंट देश में शुरू हो जाएगी, ईवीएम साल भर में ही इस देश से निकल जाएगी। आपको लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निष्पक्ष है? शायद मेरे ये वीडियो से फिर से मुझे धमकी ना आ जाए कि आपका वीडियो, आपका फेसबुक डिलीट कर दिया जाएगा। होने दो। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको लगता है निष्पक्ष है? क्या बिहार में जिस कलेक्टर के माध्यम से ये इलेक्शंस कंडक्ट करवाई जा रही थी, क्या आपको लगता है वो कलेक्टर निष्पक्ष है? मुझे पूछो, कलेक्टर कैसे काम कर रहे थे? गाजियाबाद में बौद्ध धर्म की दीक्षा होने के बाद कलेक्टर उन बौद्ध दीक्षार्थियों को उनके पैर पकड़ के कह रहा है कि आप हिंदू धर्म में वापस आ जाओ। क्या ये कलेक्टर का काम है? तो हमें पता है ये कलेक्टर क्या काम करते हैं और कैसे काम कर रहे हैं। किनके ऊपर विश्वास रख रहे हो आप? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कलेक्टर्स, कोर्ट्स, क्या ये आपको न्याय देंगे? ये कोई पर्सनल मुद्दा नहीं है कि ये बीएसपी का मुद्दा है तो सपा ने उठाना नहीं चाहिए। कांग्रेस इस मुद्दे को नहीं उठाएगी, बीजेपी इस मुद्दे को नहीं उठाएगी, और बीजेपी के जो मित्र पक्ष है वो भी नहीं उठाएंगे। जो लोग इससे अफेक्टेड है, तेजस्वी ने आगे आकर इस मुद्दे को उठाना चाहिए, अखिलेश जी ने आगे आकर इस मुद्दे को उठाना चाहिए, मायावती जी ने इस मुद्दे को उठाना चाहिए। इवन ममता बनर्जी से भी मैं अपील करूंगा, और मैं इन लोगों से मिल रहा हूं। ऑलरेडी मैं तेजस्वी जी से, अखिलेश जी से इस मुद्दे के ऊपर मिला हूं। लेकिन फिर वही होता है कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हां ये गड़बड़ी तो हुई है, और फिर वही उसी मार्ग पर चलते हैं जिसमें हम फंसने वाले हैं। अरे इतना इतना रिसोर्सेस, आपके पार्टी का फंड, बीजेपी को तो प्रधानमंत्री जो योजना चल रहा है उससे फंड दे रहे हैं, आपकी पार्टियों को फंड कहां से आएगा? ये जो गरीब लोग हैं वही तो आपको फंड देते हैं, 10-10 रुपया, 50-50, 100-100 रुपया देकर फंड देते हैं। आपको फंड कहां से आएगा? क्या आपके लोग सत्ता में बैठे हैं? तो आप अपनी तिजोरियां खाली कर रहे हो। जब आपका फंड ही खत्म हो जाएगा, गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं होगा, तो गाड़ी आगे खिसकेगी नहीं, गाड़ी आगे चलेगी नहीं, एक जगह पर ठप हो जाएगी। कुछ सालों में आपकी सारी पार्टियां ठप हो जाएंगी। आप अपने घरों से, हेडक्वार्टर से बाहर नहीं आ सकते हो। आपके फंड्स के ऊपर ताला लग जाएगा, और जिनके पास फंड है उनके ऊपर सीबीआई बैठ जाएगी, उनके ऊपर ईडी बैठ जाएगा। तब क्या करोगे? आगे चलकर घरों में ही कैद होने के बजाय, अपने अपने हेडक्वार्टर में ही कैद होने के बजाय, आज अगर प्रॉपर तरीके से आंदोलन करते हो तो ही अपनी पार्टियों को आप बचा सकते हो। और जितने भी ये पार्टियां हैं, ये सारी बहुजनों की है जो खतरे में है। ब्राह्मणों के पार्टियों से बीजेपी को और कांग्रेस को कोई डर नहीं है। हम नहीं आते तो आप आ जाओ। पॉलिसी हमारी होनी चाहिए, पॉलिसी ब्राह्मणवाद की होनी चाहिए, पॉलिसी महिलाओं के विरोध में होनी चाहिए, विद्यार्थियों के विरोध में होनी चाहिए, किसानों के विरोध में होनी चाहिए, कर्मचारियों के विरोध में होनी चाहिए। इस देश के 85% लोगों के विरोध में अगर कोई भी पार्टी पॉलिसी बनाती है तो वो उनके समर्थन में खड़े हैं। बीजेपी के लोग खड़े हैं, कांग्रेस के लोग खड़े हैं। और इसलिए मैं आप लोगों से यही विनती करना चाहता हूं। पर्सनली मैं फिर से सबसे यही कहूंगा, मिलने चाहूंगा कि ये आंदोलन उठाओ। ईवीएम जब तक भारत में है, क्योंकि देखो इन लोगों ने हमें भारत में कैद करके रखा हुआ है। मैं खुद द नेदरलैंड्स जाना चाह रहा हूं, लेकिन यहां से मुझे द नेदरलैंड्स जाने के लिए परमिशन नहीं मिल रही। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में वहां के लोगों ने सारी अपॉइंटमेंट्स लेकर रखी हुई है, लेकिन मुझे बाहर जाने की अनुमति नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल एयरलाइंस बंद है, और अगर अप्रूवल नहीं है आपको कि आप किस वजह से जाना चाहते हो, और जब तक इंडियन एविएशन मिनिस्टर मुझे वो अथॉरिटी नहीं देता, परमिशन नहीं देता, मैं नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। कौन सी योजना चलाई है? वंदे भारतम, यानी बाहर भी लोग जो अटके हुए हैं, इस वंदे भारतम मूवमेंट के माध्यम से ही वो लाए जा सकते हैं, और इस मूवमेंट के वजह से ही वो बाहर भेजे जा सकते हैं। तो मैं तो इनके मूवमेंट में बैठता नहीं हूं।
मैं क्यों द नेदरलैंड्स जाना चाहता हूं? तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में बीजेपी के और आरएसएस की कंप्लेंट करने जाना चाहता हूं। इसकी वजह से क्या मुझे परमिशन मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो भारत के बाहर हमारे सारे दरवाजे इन्होंने बंद कर दिए हैं। अब भारत के अंदर बैठकर ही हमें लड़ाई लड़नी होगी, कानूनी तौर से, डेमोक्रेटिक वे से और संविधान के माध्यम से। हमारा फंडामेंटल राइट है, वोट करना हमारा फंडामेंटल राइट है, और ईवीएम मशीन हमारा फंडामेंटल राइट चुराता है। हमारा वोट किसे गया यह हमें बताता नहीं है। पर्ची सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ही 2013 में ही यह जजमेंट दे दिया था कि ईवीएम मशीन में पर्ची लगाई जाएगी और उसकी गिनती होगी। पर्ची तो लगा रहे हैं, गिनती कहां कर रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के भी इस आदेश का उल्लंघन हो रहा है, तो क्यों ना देश के लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फॉलो किया जाए, इसके लिए रास्तों पर आए। हम कोई गैर कानूनी मांग नहीं कर रहे, हम वही मांग कर रहे हैं जो गाइडलाइन बन चुकी है। हम सिर्फ गाइडलाइन के ऊपर उंगली रखना चाहते हैं कि यह गाइडलाइन है, इसे फॉलो क्यों नहीं करता कलेक्टर? इस गाइडलाइन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों फॉलो नहीं कर रहा? हम कोई नई मांग नहीं करना चाहते। और अगर तुम इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते, सारे के सारे ऑपोजिशन पार्टियों ने इलेक्शन प्रक्रिया पर बहिष्कार डाल दो। इलेक्शन प्रक्रिया पर जब तक बहिष्कार नहीं डालोगे, ऐसे ही इलेक्शन में खड़े रहोगे, ऐसे ही खर्चा करोगे, ऐसे ही लोगों को खड़ा करके उनका प्रचार करोगे, हेलीकॉप्टर लाओगे, धूल मिट्टी उड़वाओगे और रिजल्ट जीरो। और जीरो भी नहीं, ऐसी हालत आप लोगों की कर देंगे कि संसद में, असेंबलीज में होने के बावजूद भी आप लोगों का कोई मोल नहीं होगा। आप लोगों को आवाज उठाने की ऑथोरिटी नहीं होगी, आप लोगों के विचारों का कोई वहां पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा। कम से कम जीरो होकर असेंबली के बाहर तो हम लोग आंदोलन कर सकते थे, यहां पर तो आपको असेंबली के अंदर बिठाकर आपको नपुंसक बनाने की योजना है, अंदर बिठाकर कुछ बोलने नहीं देंगे। तो ऐसे एमएलए भेजकर भी आप क्या पाने वाले हो, क्या हासिल करने वाले हो? मेरी फिर से आप लोगों से विनती है, जितने भी नेशनल लेवल पर ऑपोजिशन पार्टियां हैं, आज चाहे महाराष्ट्र में शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, चाहे वो देश भर की पार्टियां हो, बीएसपी हो, सपा हो, इनके अलग अलग स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है, ये अलग अलग स्टेट्स में इनके शाखाएं हैं, इनके कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। नेशनल लेवल की पार्टियों ने अगर ये बयान जारी कर दिया कि जब तक ईवीएम है, चलो ईवीएम है आप मानते हो, तो ईवीएम के साथ पर्ची की गिनती जब तक नहीं होती, दो ऑप्शंस है, एक तो पर्ची की गिनती करवाओ, अगर पर्ची की गिनती नहीं कर रहे हो तो फिर ईवीएम हटाकर सिर्फ पर्ची के ऊपर ही ये वोटिंग सिस्टम लागू किया जाए। इलेक्शन कमीशन कहता है, कलेक्टर कहता है कि पर्ची गिनती में समय लग जाता है। अरे आपको सही निर्णय चाहिए या जल्दी निर्णय चाहिए? जल्दी निर्णय के बदले में हम सही निर्णय को ठुकरा रहे हैं, इसलिए हमें जल्दी निर्णय नहीं चाहिए, सही निर्णय चाहिए। इसलिए पर्ची की गिनती करने की मांग उठानी होगी। अगर ये मांग नहीं उठाते हो तो पूरी की पूरी ईवीएम ही बर्खास्त हो और ईवीएम से इस देश में वोटिंग ना हो, ये मांग नेशनल लेवल पर उठनी चाहिए। जब ये मांग पार्टियों की ओर से उठेंगी, जब ये मांग, देखो आप लोग जैसे ही ये बयान दोगे या जैसे ही ईवीएम के अगेंस्ट में बात करोगे, ये मीडिया आपका नहीं है। मीडिया आप लोगों को मूर्ख बताएगा, मीडिया आप लोगों को कहेगा कि आप लोग अब हार गए हो, इसलिए आप ईवीएम के खिलाफ बोल रहे हो। तो उसी मीडिया को कहो कि हम तो वही बात कह रहे हैं जो इस देश की गाइडलाइंस बना दी गई है कि ईवीएम के साथ जो पर्ची लगी है, जो पेपर ट्रेल लगा हुआ है, उसकी गिनती क्यों नहीं कर रहे हो? यूएस में 5 दिन लगातार 24 आवर्स काउंटिंग चल रही थी, तो क्या आप यूनाइटेड स्टेट्स से भी बड़ा देश हो? क्या भारत यूनाइटेड स्टेट्स से भी बड़ा है? और क्या सभी स्टेट्स में एट ए टाइम इलेक्शंस होती है? बिहार में
243 सीट्स पर क्या हम 24 आवर्स में क्या काउंटिंग नहीं कर सकते पर्चियों की? तो हमें इस तरह से इंटेलेक्चुअल मांग करनी है। सिर्फ भावनिक आधार पर आंदोलन करने के बजाय वैचारिक आंदोलन इस देश में खड़ा करो। हर एक नागरिक आप लोगों का साथ देगा, हम आप लोगों के साथ है। और ये मांग, क्योंकि जब तक ईवीएम है आप लोगों की सत्ता नहीं आएगी, कितनी भी कोशिश कर लो। और जाते जाते मैं थोड़ी सी उम्मीद आप लोगों से करना चाहता हूं कि आप लोगों में जितना भी ईगो है, जितना भी जो भी आप लोगों की पर्सनल क्लैशेस होंगे, वो हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आज अगर आप इस देश के लोकतंत्र को बचाने में अगर नाकामयाब हो गए, तब आपका ये ईगो तो कहीं रहेगा नहीं, बल्कि आपकी वो पार्टियां भी नहीं रहेगी, सिर्फ अपने छोटे से ईगो की वजह से। इस देश का, चाहे वो बीएसपी हो, सपा हो, मुस्लिम हो, शेड्यूल कास्ट के लोग हो, हमको एक होकर लड़ना होगा। इस देश का हिंदू, जिसे हम एससी, एसटी, ओबीसी कहते हैं, आज ये भी सताए जा रहे हैं। इनको भी महाराष्ट्र में देखो, आज हिंदू महाराष्ट्र में रास्तों के ऊपर है। क्यों? क्योंकि उनकी हालत इतनी खराब कर दी गई है कि 70 सालों के बाद जो इस देश के हुक्मरान हुआ करते थे, आज वो आरक्षण मांगने के लिए रास्तों पर आ गए हैं। इस देश में ब्राह्मणी व्यवस्था ने इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी, मराठाओं को भी मांगने वालों के कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। इसलिए अपने अपने ईगो साइड में रखकर हम लोगों को एक होकर, ये कोई पॉलिटिक्स अब रहा नहीं है। हमें अपने अपने राजनीतिक पार्टी को मजबूत करने की यह लड़ाई नहीं रही है। अपनी पार्टी कब मजबूत होगी? जब इस देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। जब लोकतंत्र ही नहीं होगा तो आपकी पार्टी कहां होगी? पार्टी बनाने का अधिकार आपको लोकतंत्र देता है। इसलिए हर पार्टी की यह जिम्मेदारी होगी। और मेरे ख्याल से जब पार्टी का आप गठन करते हो तो पहले ही पन्ने पर आप ये शपथ लिखकर देते हो कि हम इस देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने की शपथ खाते हैं। तो कहां गई आपकी ये शपथ? कहां गया आपका ये जो आप डिक्लेरेशन देते हो, कहां गया ये जज्बा? और इसलिए आपकी पार्टियों को मजबूत करने के लिए इस देश का आपको लोकतंत्र मजबूत करना होगा। यही अपील मैं आज करना चाहता हूं। बिहार के इलेक्शंस में जो हुआ वही उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस में होगा और वही वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में होगा। आप लोग देखिए, सारे मशीन्स को मैनेज करने की जरूरत नहीं है। सारे पोलिंग बूथ के ऊपर गड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। 1% गड़बड़ कर दो, हो गया। कितने परसेंट से जीते हैं आज ये लोग? कितने परसेंट वोट मिले हैं? 19% वोट। 17 से 19% वोट मिलते हैं। 17 से 19% वोट पाकर भी आप स्टेट हासिल कर सकते हो। तो इन्हें सारे पोलिंग बूथ पर मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए ये बात समझो और सभी ऑपोजिशन पार्टी के नॉन फैसिस्ट जो लोग हैं, सब एक होकर ये लड़ाई लड़ो। पूरा देश आप लोगों के पीछे डटकर खड़ा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।